ईश्वी जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर हुई थी, हॉल में ही उसके माँ पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके पापा तो बस इधर उधर अपने हाथ को पीछे किए टहले जा रहे थे और अर्चना जी को सुनाए जा रहे थे। क्या हो गई है आपकी बेटी, इतनी बड़ी कि अपने अपने बाप को इस तरह से कोर्ट रूम में बेइज्जत कर रही थी। क्या कहने का मतलब था उसका? मेरा बैंक ट्रांजैक्शन दिखाने का क्या इरादा था उसका? साबित करना चाहती है कि मैं ही बुरा हूँ। 10 दिन उस लड़के के साथ क्या रह गई, उसको इतना अपना मान चुकी है कि अब अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रही वो। इस बात को सुनकर अर्चना जी जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहती हैं, आप भी क्या क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस केस लड़ने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। और आपको तो पता है ना, बच्ची है, नादान है वो। ब्रजेश जी जो अर्चना जी की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बच्ची नादान? इतनी नादान है कि उसे उसे दिखाई नहीं दिया कि उसने कोर्ट रूम में किस तरह से अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाया है। क्या कहने का मतलब था कि 20 करोड़ कहाँ से आए? तभी श्री के जूतों की टक टक की आवाज़ जैसे ही ब्रजेश जी के कानों में पहुंची थी, वो पीछे मुड़कर ईश्वी की तरफ देखते हैं और एकदम से शांत पड़ जाते हैं। ईश्वी जो बस एक बार उन लोग की तरफ देखती है और अपने ही कमरे में जाने लगती है। वहीं उसकी माँ जो ईश्वी को रोकते हुए कहती है, ये जो तुम कर रही हो ना बेटा, ये ठीक नहीं है। तुम अपने पापा, अपनी माँ और अपने आर्मी आर्मी ऑफिसर के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हें लॉयर इस दिन के लिए तो नहीं बनाया था ना बेटा। महेशवी जो अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहती है, संभालिए आप उन्हें, कहना क्या चाहती हैं ये? और वैसे भी केस का मामला हम कोर्ट रूम तक रखें तो बेहतर होगा। इसे पर्सनल मत बनाइए मॉम, क्योंकि अगर बात पर्सनल तक पहुंच गई ना तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। ब्रजेश जी इस बात का मतलब जानने की कोशिश करते हुए ईश्वी से पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? कहना क्या चाहती हो तुम? उस आए हुए 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? ईश्वी जो हल्का सा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपनी बाबा की तकलीफ भरी बातों को सुनकर कहती है, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना पापा? क्यों लग रहा है आपको बुरा? आपको पता है, हमारी फैमिली जैसे ना और भी कई फैमिलीज होती हैं। शायद हमें सिर्फ अपना परिवार नज़र आता है, अपनी खुशियाँ नज़र आती हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके बेटे के ऊपर कोई आपदा आ जाएगी तो क्या आप अपने बेटे के लिए लड़ेंगे नहीं? ब्रजेश जी जो कहते हैं, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई आँच आ ही नहीं सकती। इस बात को सुनकर श्री जो हल्का सा इमोशनल होते हुए कहती है, पापा इसी तरह से दूसरों के भी परिवार होते हैं जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार होता है, और वो प्यार शायद आप नहीं समझ पा रहे। और वैसे भी किसी दूसरे के परिवार को अगर आप आग के झोंके में डालेंगे तो उसकी लपटें आप तक भी पहुंचेंगी। मुझे अपने केस के लिए कुछ स्टडी करने जाना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आई होप कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो अपने शर्ट को जल्दी से निकालती है, जो कि ऑलमोस्ट अभी भी भीगा हुआ था, और कपड़े चेंज करके अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए फ़ोन को डेस्क पर रख करके किसी को वीडियो कॉल लगा देती है। स्क्रीन की दूसरी तरफ से भी तान्या ने फ़ोन पिकअप किया था और वो ईश्वी से पूछती है, क्या हो गया, मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रही है? और मैं घर ही जा रही थी। इस बात को सुनकर ईश्वी जो हंसते हुए कहती हैं, तुम और घर जा रही हो? इरादा तो नहीं लग रहा तुम्हारा। रुद्र के साथ और वक्त बिताना है तो बिता लो जानम, मैं मना नहीं कर रही। बस हो सके तो फ़ोन दक्ष को दे दो। उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझे। तान्या जो फ़ोन को दक्ष के रूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, खुद तो आशिक के बुलाए नहीं जा रही, मुझसे बोल रही हैं। और वो फ़ोन दक्ष के हाथ में थमाते हुए कहती है, कुछ ज़रूरी बात करनी है इसको, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये बोलकर वो वापस दूसरी तरफ आ गई थी, जहाँ वो थोड़ी देर पहले रुद्र और अयान के साथ बैठी हुई थी। वहीं बंटी जो अपने हाथ में लिए मील्स को एंजॉय करते हुए कहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं शहर में आ गया। इतने टेस्टी टेस्टी खाने मुझे जंगल में नहीं मिलते थे। आई वॉज सो हंग्री फॉर दिस फूड। वही फ़ोन जो दक्ष अपने हाथ में लेते हुए बेड पर आकर लेटते हुए कहते हैं, कुछ मिनट भी रहा नहीं जा रहा, अभी गई और अभी कॉल कर दिया। मतलब 5 मिनट की भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी मुझे।
ये सुनकर ऋषि कहती है, क्लाइंट और लॉयर के बीच कोई प्राइवेसी होना भी नहीं चाहिए। और ऋषि चेयर पर आकर बैठते हुए अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए कहती है, तो पॉइंट पर आए मिस्टर दक्ष सिंह, ओह आई एम सॉरी, विद्युत सिंह राठौर। वहीं दक्ष जो पिलो को अपने सिर के नीचे रखते हैं और अपने पेट के बल लेटते हुए फ़ोन को बेड के सिरहाने से टकाते हुए कहते हैं, और पॉइंट पर आकर क्या बात करनी है आपको मुझसे? महेश्वरी जो अपना चेहरा हल्का सा नीचे करती है, जिससे उसके आगे के कुछ बाल जो उसके चेहरे के पास आने लगे थे। इसे देखकर दक्ष पिलो पर अपना सिर अच्छे से टकाते हुए कहता है, इसलिए दूर गई हो मुझसे, ताकि दूर से अपनी इस लटों का जाल बिछा सको। ईश्वरी इस बात पर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कुछ भी बकवास करना है हाँ? अच्छा सुनिए, अभी ना फुल फोकस। तो मैं ये कह रही थी मिस्टर दक्ष रोज को याद दिलाते हुए कहता है, कोई मुझे अपना पति मान बैठा है, तो अगर पति का नाम बार बार ना लिया जाए तो बेहतर होगा। तुम मुझे हबी बुला सकती हो, या फिर पति देव, या फिर ईश्वरी जो दक्ष को रोकते हुए कहती है, बस बस बहुत हो गई रोमांस, अभी काम की बात करते हैं। मैं आपका फ़ाइल लेकर अभी बैठी हूँ, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उसके लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन आपको। आपने अभी तक अपना सस्पेंशन ऑर्डर रखा हुआ है। इस बात को सुनकर दक्ष जो थोड़ा सीरियस हो गया था और वो ठीक तरीके से बेड पर बैठते हुए कहता है, कुछ चीज़ें रखना ज़रूरी होती हैं। वेल उससे क्या प्रूव करने वाली हो? ईश्वरी जो कहती है, इसी से तो सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको सस्पेंड करना, अच्छा सस्पेंड करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि आपने कर्नल के कॉलर पर हाथ रख के उन्हें धमकी देने की कोशिश की थी, या फिर इसकी वजह कुछ और थी? क्योंकि पब्लिक में इस हिसाब से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है कि आपने कर्नल और मेजर को मारने की धमकी दी थी। आपका बिहेवियर अचानक से कुछ बदला बदला सा लग रहा था और आतंकवादी के साथ आपका कुछ बातचीत भी था। ऐसा कुछ सीन था आपके साथ? ईश्वरी की बातें सुनकर दक्ष को वो सारी पुरानी यादें फ्लैशबैक की तरह नजर आने लगी थी और फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर ईश्वरी का जवाब देते हुए कहता है, क्या सच है और क्या गलत, ये मेरे बोलने से साबित नहीं होगा। इसके लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से कोई फ़ायदा होगा, पर सच तुम जानती हो शायद। ईश्वरी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। आपको सब कुछ क्लियरली मुझे बताना पड़ेगा मिस्टर, और आपको मेरे साथ कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो आप बताइए मुझे, आपको सस्पेंशन क्यों मिली थी? दक्ष उस बात को याद तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ईश्वरी कितने प्यार से पूछने पर वो अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे ऑफिसर्स के ब्लैक स्कैंडल्स के बारे में समझ आ गया था। किस तरह से वहाँ आम आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिशें चल रही थी। उस कॉन्स्पिरेसी को मेरा दिमाग समझ गया था, और अगर मैं थोड़ा दिन भी और अपने पोस्ट पर रहता ना, तो उन सारे ऑफिसर्स के लिए मैं ख़तरा बन सकता था, और उनके साथ ही उस सारे डीलिंग को भी मैं बहुत जल्द एक्सपोज करने वाला था। इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया, वो भी ये बोलकर कि मैंने उन लोगों को मारने की धमकी दी है। लाइक बुलशिट। ईश्वरी इस बात को सीरियसली अपने फाइल में नोट करते हुए कहती है, ओके, और उसके बाद आपने क्या किया? सस्पेंड होने के बाद, क्योंकि डेट के हिसाब से आप ऑन 19 फ़रवरी को सस्पेंशन ऑर्डर लेकर अपने घर पहुंचे और 23 फ़रवरी को आप दिल्ली में पाए गए थे। दिल्ली क्यों गए थे आप? मैं ये सुनते ही दक्ष का मूड अचानक से ऑफ हो जाता है और उनके चेहरे को इस तरह देखकर ईश्वरी जो उनके चेहरे को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रही थी, उनके हर एक एक्सप्रेशन को समझते हुए ईश्वरी जो दक्ष को नॉर्मलाइज करते हुए कहती है, इट्स ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है, और अभी तो हमारे पास और भी काफ़ी दिन है, लाइक 5 दिन अभी और बचे हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेंगे और आपसे पूछताछ भी। फ़िलहाल अगर हो सके तो आप छत पर आइए ना प्लीज़।
दक्ष अभी किसी ख्याल में तो था, लेकिन ईश्वी की बातें वो ध्यान से सुन भी पा रहा था। अचानक से यूँ टेरेस की बात सुन करके दक्ष उससे पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या करूँगा मैं इस टाइम? मैं ईश्वी जो कहती है, चांद अच्छा नजर आ रहा है, रात भी हो चुकी है, तो बस यूँ ही अच्छा लगेगा अगर आप आए टेरेस पर। तो मैं भी बालकनी की तरफ ही जा रही थी। इस बात को सुनकर दक्ष जो अपने सर हाँ मिलाते हुए कहता है, पता नहीं क्या क्या करवा रही हो तुम मुझसे। उसने इस वक्त शर्ट नहीं पहना था। वो जैसे ही अभी डोर तक पहुंचता है, ईश्वरी जो दक्ष को रोकते हुए कहती है, वेट अ मिनट, आप इस तरह से नंगे पंगे नहीं आएंगे छत पर। आसपास बहुत सारे कॉलोनी की लड़कियां हैं तो ताड़ना शुरू कर देंगे आपको। वहीं दक्ष स्माइल करते हुए ईश्वरी से कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी बॉडी है मेरी इस लेवल की कि लड़कियां मुझे ताड़ेंगे, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ईश्वरी जो गुस्सा करते हुए कहती है, बताओ मैं आपको मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मैं भी जाऊँ शॉर्ट कपड़े पहन करके छत पर? यहाँ भी बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं जो मुझ पर फिदा और लट्टू रहते हैं। बताइए, जाऊँ मैं छत पर ऐसे? दक्षो तुरंत ही फ़ोन को ले जा करके बेड पर फेंकता है और जल्दी से टी शर्ट को डाल करके फ़ोन ले करके टेरेस पर पहुँच जाता है। अब टेरेस पर उजाला बहुत कम था, जिससे वो लोग अब नॉर्मल कॉल पर आ चुके थे। ईश्वी जो फ़ोन को कान पर लगाते हुए बालकनी से दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, छत पर इसलिए बुलाया है ताकि आप चांद देख सकें, कितना खूबसूरत लग रहा है, बादल के पीछे छुपा हुआ है। वह दक्ष टेरेस से ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वाकई में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सुकून दे भी। ईश्वी जो हंसते हुए अपने बालों को पीछे करती हुए ईश्वी जो हंसते हुए अपने आ रहे आगे के बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, आप चांद नहीं देख रहे हैं, मैं चांद की बात कर रही हूँ। ऊपर देखिए ना, आसमान में तारों से घिरा हुआ वो चांद कितना शाइन कर रहा है ना। दक्षो ईश्वी की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, शाइन कर या नहीं ये तो करीब आकर पता चलेगा, इतने दूर से देखकर मन नहीं भर रहा मेरा। ईश्वी की नज़र फिर से चांद से हटती है और वो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, दूर भी तो आपने ही किया ना मुझे। मैं तो सोची थी सामने बैठकर आपसे सवाल करूंगी, पर आपने भेज दिया मुझे मेरे घर पर। आप नहीं चाह रहे थे ना कि मैं आपके साथ रहूं? दक्ष अपना चेहरा प्यार से ना मिलाते हुए कहते हैं, बहुत पकाती हो तुम। मेरे सामने रहकर अगर बकवास करती तो ऑब्वियसली तुम्हारी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग लगती मुझे, और मुझे चैन से जीना है। पता नहीं कितने दिन तक मैं इस तरह खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। ईश्वी को इस बात पर थोड़ा बुरा लगा था और वो खुद से ही कहती है, क्या ये शख्स मुझ पर भरोसा नहीं करता कि मैं इन्हें बचा लूँगी? ऐसे कैसे, इन्हें तो मैं बचा कर रहूँगी, बड़े आए। और फिर से वो जब देखती है कि दक्ष का मूड चेंज हो गया है, वो बीच में ही अपने सवाल को दक्ष के सामने लाकर कहती है, तो क्या करने गए थे आप दिल्ली वैसे 23 फ़रवरी को? दक्ष जो भी ईश्वी की तरफ ध्यान से देख रहे थे, हवाओं को अपने बाल और अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उनका एक हाथ उनके बाल के पास ही था। लेकिन ईश्वी की बात सुनकर के दोबारा से दक्ष का चेहरा जो सीरियस होने लगता है, लेकिन ईश्वी को अब जानना था और ईश्वी दक्ष को मोटिवेट करते हुए कहती है, अगर आप चीज़ें मुझे समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कैसे केस लड़ूंगी मैं आपका? प्लीज़ बता दीजिए क्या करने गए थे? वही दक्ष जो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहे थे, शायद उनके मुंह से एक भी शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, और विश्वी से कहते हैं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। ईश्वी आगे कुछ बोलती मगर तब तक फ़ोन कट चुका था, जिससे ईश्वी फ़ोन की तरफ देखकर फ़ोन को घूरती और फिर एक बार दक्ष को, जो कि अब टेरेस से नीचे अपने कमरे में वापस लौट चुके थे, उन्होंने फ़ोन भी काफ़ी गुस्से में तान्या के हाथ में थमा दिया था और दरवाज़ा बंद करते हुए आन से कहते हैं, कोई मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। वहीं ईश्वी भी कमरे के अंदर आते हुए कहती है, अजीब हालत है इनका भी, इस तरह से तो फिर मैं लड़ चुकी केस, अब क्या करूं? ईश्वी कमरे में बैठे फाइल के एक एक पन्ने को इधर उधर पलट कर देख रही थी ताकि उसे जो भी पॉइंट्स मिले वो लिख सके, और वो यही लगातार सोचे जा रही थी कि किस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूव करके दक्ष को किसी भी तरह से बेगुनाह साबित करवा दे। तभी उसके कमरे में
उसकी मॉम जो अंदर आते हुए कहती हैं, डिनर हो गया है, आकर खाना खा लो बेटा। उनकी आवाज़ में एक भारीपन था जिसे सुनते हुए श्वे अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है माँ, अगर खाना होगा तो मैं खुद किचन से लेकर खा लूँगी। आप खाना खा लीजिए और पापा को भी खिला दीजिएगा, मैं काम कर रही हूँ। ये सुनकर अर्चना जी अभी तो वापस लौट रही थी, लेकिन वो वापस आकर श्वे के पास उसके बगल में खड़े होते हुए कहती हैं, क्यों कर रही हो ये सब? क्या तुम्हें उस शख्स से इतना लगाव हो गया है? श्वे इस बात पर अपने फाइल को बंद करती है और अपनी मॉम की तरफ खड़े होकर उन्हें देखते हुए कहती है, क्या लगता है आपको, मैं गलत कर रही हूँ? एक बात बताइए, इस नज़रिए को छोड़ दीजिए कि आप उस शख्स की बीवी हैं जिसने गलत काम किया अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ इंसान होकर सोचिए कि दूसरे शख्स की फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई, वो जंगल में रहने पर मजबूर हो गया, और सिर्फ एक फैमिली के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है माँ, कई परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। आम आदमी को हम चींटियों की तरह क्यों समझते हैं, जिसको जो मन चाहे वो रौंद कर चला जाता है? माँ, व्हाट इफ अगर वो हमारी फैमिली होती, क्या तब भी आप इस तरह की बात करती मुझसे? माँ, मैंने उनकी आंखों में वो दर्द देखा है। वो हर वक्त अपने परिवार के बारे में जब भी बातें करते हैं वो कितना परेशान हो जाते हैं, और आज भी उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है जिसे वो जानते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रहे क्योंकि उन्हें तकलीफ होती होगी। मुझे नहीं पता कि मुझे उस शख्स से लगाव है या अटैचमेंट है या वो क्या कनेक्शन है जो मैं उनके साथ फील कर रही हूँ, मगर मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि जो सच है उसे बाहर लाना ज़रूरी है। और क्योंकि इसमें गलती मेरे बाप की है तो ये मत समझिएगा कि मैं अपने पापा को भी माफ़ करने वाली हूँ। अगर गुनाह उन्होंने किया है तो सज़ा वो भुगतेंगे, और इस बारे में मैं कोई फर्दर डिस्कशन नहीं चाहती हूँ। सो दैट्स इट, आप जा सकती हैं, और दोबारा से अपने पति से इस बारे में आप कोई बात नहीं करेंगी। ईश्वी थोड़ा देर और फाइल में अपना दिमाग घुसाती है, लेकिन उसे कोई लीड मिल नहीं पा रहा था जो कि ये प्रूव कर सके कि सब कुछ दक्ष के खिलाफ ऑफिसर्स ने जानबूझकर के कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है। वो भी आकर के अब डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम डैड को ज्वाइन कर चुकी थी, जहाँ ब्रजेश त्रिपाठी जो लगातार फ़ोन्स को हैंडल किए जा रहे थे, कभी किसी का कॉल तो कभी किसी का। तभी उनके मेन गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसे अर्चना जी जो हैरान होकर एक बार ईश्वी की तरफ देखती हैं और एक बार ब्रजेश जी की तरफ। ब्रजेश जी तो दोबारा से अपना कॉल लेकर दूसरी तरफ ब्रजेश जी दोबारा से अपना फ़ोन उठाकर किसी का कॉल पिक करते हुए अपने चैम्बर के अंदर चले गए थे। वहीं अर्चना जी जो कहती हैं, तुम खाओ बेटा, मैं देखती हूँ। लेकिन ईश्वी को थोड़ा डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को रोकते हुए कहती है, एक मिनट मॉम, मैं देखती हूँ। वो पहले गेट के पी होल से देखती है, मगर वहाँ पर उसे अयान नज़र आता है, जिसे वो रिलैक्स होकर के आराम से दरवाज़ा खोल देती। अयान जो अंदर आते हुए कहता है, हम सो सॉरी, इस वक्त मैं आकर तुम्हें डिस्टर्ब। इस बात पर ईश्वी जो अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, डिस्टर्बेंस की क्या बात है, अब कुछ काम था या फिर? वही अयान जो पीछे बैठी अर्चना जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहता है, नमस्ते आंटी। अयान को देखकर अर्चना जी भी अब अपने रूम में वापस लौट चुकी थी। ईश्वी को अब जगह पूरी तरह से खाली मिल गया था, और वो अयान को सोफा पर बैठाते हुए कहती है, अच्छे वक्त पर आए हो, डिनर करोगे आप? अयान अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, भाई काफ़ी परेशान थे रूम में, क्या बात हुई ऐसी? भाई का नाम सुनते ही ईश्वी जो चिढ़ते हुए बोलती है, अजीब इंसान है आपके भाई साहब, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। अगर मुझे बताने में इंटरेस्ट ही नहीं शो करेंगे तो फिर मैं कैसे उनका केस लड़ूंगी? आप खुद समझो इस बात को। पता नहीं क्या हो जा रहा है उनको रह रह करके, बस गुस्सा आता रहता है, और गुस्सा तो नाक पर ही चढ़ा रहता है हमेशा। अयान जो ईश्वी को देख कर कहता है, तुम जो हमारे लिए कर रही हो ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके एहसान तले मैं ज़िंदगी भर दबा रहूँगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल्स ही बताने के लिए आया था। हाँ, मगर मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ तो नहीं जानता, मगर जितना जानता हूँ अपने परिवार के बारे में वो सब कुछ तुम्हें बता सकता हूँ। ईश्वी के लिए इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती थी। वो तुरंत ही अयान को कहती है, ओके देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो रूम में बहुत सारे सवाल करने मुझे। और अब जाकर अयान ने
ईश्वी के एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया था। जैसे ईश्वी ये पूछती है, 23 फैब को दक्ष क्यों गए थे दिल्ली? उसी दिन ये सब कुछ हुआ था और उसी दिन आखिर वो क्यों पहुंचे थे दिल्ली? ऐसा भी क्या इमरजेंसी वाला काम था अगर ये हमें पता चल जाए तो? अयान जोशवी को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहता है, वो दिन वाकई में बहुत मनहूस दिन था। भाई उस दिन हमारी दी को लेने के लिए गए थे दिल्ली। वो MBBS कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया था और 3 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। दी की ट्रेनिंग बीच में कुछ प्रॉब्लम ना आए और बीच में ड्रॉप आउट ना करना पड़े, इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो 23 फैब को लौट जाएंगे। भाई ने सोचा कि उनको तो सस्पेंशन भी मिल गया था तो क्यों ना वो खुद ही लेने चले जाएं दी को। लेकिन जब वो हॉस्टल पहुंचे तो अयान इस तरह से सस्पेंस बना रहा था जिससे सुनकर ईश्वी घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ था फिर? अयान प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। अयान जो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, शी वॉज नो मोर। उन्हें हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दी उस दिन। ईश्वी ये सुनकर एकदम से शॉक रह जाती है और सामने रखे बोतल के पानी को ग्लास में पोर करते हुए अयान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, पानी पियो। वही अयान जो आगे ईश्वी से कहता है, भाई तो बस उन्हें उस दिन वहाँ से लेकर आने गए थे, पर भाई को कुछ नहीं पता था कि दी को ये सब। कॉलेज वालों ने भी कुछ नहीं बताया क्योंकि कॉलेज वाले को लग रहा था कि इसमें भाई की ही गलती है। हमें नहीं पता था कि उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े न्यूज़, इतने घटिया न्यूज़ जो कि इधर उधर छापे जा रहे थे। हमें कोई आइडिया नहीं था हमें कि भाई के खिलाफ इस तरह की न्यूज़ पूरी तरह स्प्रेड हो चुकी है और ये रूमर था, सच नहीं था ये। ईश्वी जो पूछती है, क्या रूमर था? क्या 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 इन्फॉर्मेशन फैला जा रही थी और क्या क्या न्यूज़ क्या था? अयान जो कहता है, यही कि भाई टेररिस्ट के ग्रुप से मिले हुए और इसी वजह से मेरी बहन के साथ उसे बुरी तरह से मोलेस्ट किया गया पहले और उसके बाद उसके साथ गलत किया गया, ये बोलकर कि वो एक टेररिस्ट की बहन है। ये सब सुनने के बाद ईश्वी जो अपने सर पर अपना हाथ रख ली थी और उसका पेन जो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, ईश्वी को अब समझ में आया था कि दक्ष आखिर इतना रूड क्यों बन गया है, क्यों उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। जिस भाई ने अपनी बहन को इस हालत में देखा हो, ऑब्वियसली उसका इस तरह बनना तो जायज़ था। वो अयान को संभालते हुए कहती है, और वो कौन सा हॉस्पिटल था? अयान उस हॉस्पिटल का नाम बताता है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ पर उसकी बड़ी दी पढ़ा करती थी। ईश्वी दोबारा कंफर्मेशन के लिए अयान से पूछती है, उनकी शादी होने वाली थी? अयान अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ शादी होने वाली थी उनकी। पहले हमारे पापा चले गए, उसके बाद दीदी, और ये सब कुछ मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। हम दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं बचा। और फिर वो अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर अपने घुटनों पर बैठकर ईश्वी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला है, अब और बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से। ईश्वी तुरंत ही अयान के हाथों को पकड़ती है और उसे ठीक तरीके से खड़ा करते हुए कहती है, शांत हो जाओ और मैं जान लगा दूंगी इस केस के लिए, पर कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। से सारे उस इंफॉर्मेशन को निकलवाने की कोशिश करती है जो उसके लीड में इस केस को हैंडल करने के लिए काम आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मेहता जो कि इस वक्त ब्रिजेश से बात कर रहे थे और उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिजेश जी जो कहते हैं, वो मेरी बेटी है, उसका जज्बा अच्छी तरह से समझता हूँ मैं। अब तक उसने कभी भी किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया है, ना उसे खाने का फिक्र है ना उसे सोने का। बस वो इस केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही। देखिए मिस्टर मेहता, आई एम क्वाइट स्केयर्ड। आज जिस तरह से उसने कोर्ट रूम में सबकी हवा टाइट कर दी थी ना, मैं तो डर चुका हूँ।
अगर इस केस के बारे में कुछ भी डिटेल सामने आई तो हम सब जाएंगे, और अगर मैं फंसा मिस्टर मेहता तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में आपने भी हमारी मदद की थी। मिस्टर मेहता जो कहते हैं, अरे आई नो हर वेरी वेल। वो ऐसी स्टूडेंट थी जो कभी भी अपनी स्टडी को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं हुई, और पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई आज। खैर, आप ये सब मामले के बारे में सोचना छोड़ दीजिए ब्रिजेश जी। ये केस मेरा है, और भला मुझसे कोई केस कभी जीत पाया है? वो तो मेरी स्टूडेंट है, और सारे एविडेंस यही कहते हैं कि वो लड़का विद्युत सिंह राठौर ही उस आतंकवादी के ग्रुप में शामिल था। तो केस बिल्कुल सीधा साधा क्लियर हो जाएगा, और अगली हियरिंग तक मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लोज भी कर दूंगा। परेशान मत होइए आप। वहीं लगभग 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद अयान अब वापस लौट चुका था, और ऋषि को बहुत सारी डिटेल्स मिल चुकी थी। वो पूरी रात जगती रह गई थी और उस हॉस्पिटल के बारे में एक से एक रिसर्च कर रही थी, और फाइनली उसे संजू की मदद से सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब क्योंकि अयान को ये तो नहीं पता था कि उसकी बहन किस जगह पर एडमिट थी, इस वजह से उसे पूरे सीसीटीवी फुटेज को एक एक करके चेक करना पड़ता है। उसमें तान्या और संजू भी उसकी मदद कर रहे थे। अगला दिन संजू, तान्या, अयान और बंटी सबके सब इस वक्त ईश्वी के रूम में थे, और ईश्वी की स्क्रीन की तरफ वो ध्यान से देखते हुए बस उसी रिकॉर्डिंग को बार बार रिप्ले किए जा रहे थे। ईश्वी के बार बार कमांड देने पर संजू जो रिकॉर्डिंग को रिप्ले करता है, वहीं तान्या जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, एक रिकॉर्डिंग को 50 बार देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि कोई नई चीज़ इसमें सामने आ जाएगी? इसमें तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो ईश्वी? ईश्वी जो कहती है, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो इसमें मिस कर रहे हैं। ओह गॉड, एक काम करो बंटी, तुम्हारी आंखें स्ट्रांग है क्या? बंटी जो अयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये है ना, ये इसकी आंखें बहुत स्ट्रांग है। अयान जो ईश्वी से कहता है, मुझे क्या करना है? ईश्वी अयान को उसी चेयर पर बैठाते हुए कहती है, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर रही हूँ और वो हमारी मदद कर सकती है? और हाँ संजू, ज़रा इसको जूम करो तो। दोबारा से वो लोग सारे फुटेज को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन तभी अयान को कुछ नोटिस होता है और वो ईश्वी को दिखाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक से ये फुटेज थोड़ा सा हिल रही है, और उसके साथ ही बाकी के पेशेंट भी थोड़ा घबरा जा रहे हैं। क्या ऐसा सिर्फ मुझे दिख रहा है? वही बंटी जो कहता है, रुद्र तुम चेक करो ना, तुम्हारी भी आंखें बहुत स्ट्रांग है, अगर तान्या को देखने से फुर्सत मिल जाए तो। रुद्र एक बार बंटी को घूरता है और फिर उसके हाथ में बर्गर देकर कहता है, बेटा तू ठूस ले, उसके बाद से ना एक पंच मार करके पेट पे तेरा सारा खाना बाहर निकाल दूंगा। ईश्वी जो रुद्र से कहती है, बी सीरियस गाइस, हमारे पास वक्त इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना हम मस्ती कर रहे हैं, एक बार चेक करो ना रुद्र। मैं रुद्र से कहता है, ओके भाभी, लेट मी डू इट। और वो भी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, या इट्स लाइक कि अचानक से शेक हो रहा है, इसमें कुछ तो लोचा है। मैं ये सुनकर ईश्वी जो कहती है, मुझे भी वही लग रहा था, अचानक से ये फुटेज थोड़ी सी हिल रही है और बाकी के लोग, वेट अ मिनट, इसे दिन वो ब्लास्ट भी होता राइट? अयान इस बात पर हाँ कहने लगे थे, और वही संजू जो कहता है, हाँ इसे दिन हुआ था, एक मिनट, कहीं वो लोकेशन इसके आसपास तो नहीं थी? हॉस्पिटल के आसपास वो लोकेशन हो भी सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली टेररिस्ट तो उसी जगह पर बॉम्ब लगाएंगे ना जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हो, ताकि ज़्यादा नुकसान हो सके। ईश्वी जो अपने हाथ को क्लैप करते हुए कहती है, नाउ आई गॉट द लीड, अब मुझे वो लोकेशन बताओ, संजू ब्लास्ट हुआ था 23 फैब को। संजू अभी सर्च करता तभी तान्या जो कहती है, मुझे पता है, वो एक होटल था, क्या नाम था उसका, रोमैक्स होटल, समथिंग लाइक दैट। इस बात पर अयान जो कहता है, वो होटल नहीं है, वो एक शोरूम है। लेकिन तभी रुद्र जो कहता है, तुम दोनों के दोनों पागल हो, शोरूम नहीं है वो एक ब्रांड है जिसका बहुत बड़ा सा मॉल है। ईश्वी जो कहती है, एग्जैक्टली, उस मॉल के पास ये ब्लास्ट हुआ था। इट मीन्स कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था दक्ष तो यहाँ पर है, अपनी सिस्टर के पास, राइट? वो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा परेशान है,
और अपनी बहन को देखकर वो इस वक्त ऑलमोस्ट वो रो रहा है। और अचानक से इस हुए जो भी रीज़न है शेक होने का, इससे हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ओह माय गॉड, मतलब वो मॉल और ये हॉस्पिटल जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इस बात पर बंटी जो अपने बर्गर को ख़त्म करते हुए कहता है, ओह शिट, इससे तो एविडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, और वो भी दक्ष भाई के खिलाफ। लेकिन ऋषि जो हंसते हुए कहती है, नहीं, एविडेंस तो बन रहा है लेकिन दक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके फेवर में। वहीं इस बात पर कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ईश्वी कहना क्या चाह रही है। ईश्वी जो अपने फाइल में कुछ नोट करते हुए कहती है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो मुझे मिल गया है। एक काम करो, इस सीसीटीवी फुटेज को तुरंत ही मुझे रिट्राइव करके दो। मुझे एक पेन ड्राइव में चाहिए संजू। ये शो करने से हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। आइए जानते हैं अब आगे क्या करने वाले हैं ईश्वी इस केस को लेकर। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और क्या होगा अब आने वाले सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।